तो नमस्ते, जय हिंद, जोहार। तो बात करेंगे झारखंड बोर्ड के कक्षा 12वीं के भूगोल के कुछ सब्जेक्टिव और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे। जैसा कि हम लोगों ने इससे पीछे 2 वीडियो हम लोगों ने ले लिया है और दोनों ही वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और लगभग 3, 4 या 5, 6 भी वीडियो बन सकते हैं आपके लिए, जिससे आपका पूरा का पूरा जो बुक 1 और बुक 2 है ना, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो एक बार आप सारे वीडियोस को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि समस्त पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। और ये बात कई बार पूछा गया कि जो पूरी पृथ्वी है उसमें जल का मात्रा कितना है। तो हमें पता है कि पूरी पृथ्वी पर 3 भाग जल है और 1 भाग स्थल है। अब ये 3 भाग का मात्रा का बात किया जाए तो 71% आपका जल मिलेगा और 29% आपका क्या है, एक प्रकार से हम लोग स्थल की मात्रा हम लोग बोल सकते हैं, जिसको आपको याद रखना है। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो हम लोगों ने देखा है कि जो जल होता है ना, वो एक प्रकार का जो चक्रीय या नवीकरण संसाधन के अंतर्गत आता है। अब कई बार ये भी प्रश्न पूछा है कि जल एक नवीकरण संसाधन है तो कैसे? तो देखिए, सबसे पहली बात कि जल का पुनः उपयोग किया जा सकता है और जल का उपयोग एक बार उपयोग करते हैं तो उसको बार बार उपयोग में ला सकते हैं, इसीलिए जल को नवीकरण संसाधन बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में भारत का जल संसाधन कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है? तो अगर विश्व में भारत के जल प्रतिशत का बात किया जाए तो अकेला 4% जल जो है वो भारत विश्व में देता है। अगला है कि नीरू मीरू या जल और आप परियोजना भारत में कौन से राज्य में चलाया गया? तो देखिए, यहाँ पे कई बार प्रश्न पूछा गया कि नीरू मीरू है ना, नीरू मीरू या जल और आप परियोजना भारत के किस राज्य में चलाया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में। कहां पे? आंध्र प्रदेश में चलाया गया है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जिसने प्रत्येक घर में जल संग्रह संरक्षित का निर्णय अनिवार्य किया है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें प्रत्येक घरों में जल संरक्षण के लिए जो संरचना होती है, यानी कि जल को बचाने के लिए घर में जो संरचना होती है उसका निर्माण जो है अनिवार्य कर दिया है कि आपको वो करना ही पड़ेगा। ये आपका प्रश्न याद रखिएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो आपका जल संरक्षण का उपाय उसके घर में करना, लोगों के घर में करना, ये अनिवार्य निर्णय जो है कर दिया गया है। राजस्थान के अर्धशुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों में अवस्थित बस्तियों में परंपरागत रूप से एक वर्षा जल संग्रह ढांचे का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो देखिएगा, ये कई बार प्रश्न पूछा गया कि अगर वर्षा जल संग्रह का जो परंपरागत रूप से जो तरीका है, उसको टाका या कुंड कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका होगा? गौज होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय जल नीति कब अंगीकृत हुई, यानी कि भारत में राष्ट्रीय जल नीति की शुरुआत कब हुआ था? तो रखिएगा 2012 में। कब का घटना? ये 2012 का घटना है राष्ट्रीय जल नीति का, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नदी में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग भौमजल जो है संसाधन है? तो याद रखिएगा 8 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? गंगा। चलिए, गंगा में जो है ना भौमजल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। अगला है कि घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा प्रदर्शित करती है? तो याद रखिएगा 9 का आंसर क्या होगा? ग, यानी कि 4000 घन किलोमीटर में दी गई जो संख्या है वो क्या करती है? भारत की कुल वार्षिक जल का देता है, यानी कि लगभग 4000 घन किलोमीटर जो है वार्षिक वर्षा हमारे भारत में होती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में किस राज्य में भौमजल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौमजल संभावना से ज्यादा है? यानी कि जितना ज्यादा जमीन में जल है हमारा, उस जल से भी ज्यादा मात्रा में वहां पे क्या किया जाता है कि जो भूमिगत जल है उसका उपयोग जो हो रहा है। तो यह तमिलनाडु की घटना है कि वहां पे जो भौमजल का प्रतिशत है, जो मानक है, उस मानक से भी जो है ज्यादा मात्रा में लोग जो है वहां पे भौमजल का उपयोग कर रहे हैं। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में किस सेक्टर में है? तो याद रखिएगा 11 का आंसर क्या होगा? क, यानी कि सबसे ज्यादा जल का अगर उपयोग किसी सेक्टर में किया जाता है तो केवल और केवल सिंचाई के सेक्टर में किया जाता है, और ये आप सबको पता होगा। अगला है कि कौन सी दक्षिण भारतीय नदी का वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है? यानी कि यह दक्षिण भारत की नदी है और ऐसा नदी है कि जो भी इसका वार्षिक जल जो होता है, यानी कि जो साल भर का जो जल है
उस जल का अधिकतर भाग केवल और केवल काम के लिए किया जाता है, तो 12 का आंसर क्या होगा? घ। यानी कि देखिए आपको पता होगा गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये दक्षिण भारत की नदी है और इन सभी नदियों का उपयोग जो है वो केवल और केवल अधिकतर भाग का प्रयोग काम में लाया जाता है, उसका उपयोग में किया जाता है। कुछ राज्यों में जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में क्या हो रहा है ना, तो फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है, पानी सूख गया है, मृदा अपरदन हो गया है और सभी कार्य हो रहा है। तो 13 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर का क्या होगा? इसमें फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है, फ्लोराइड की मात्रा जो है पानी में ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ज्यादा मात्रा में जो है भूमिगत जल को निकाला जा रहा है। जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले अगर जल को बचा रहे हैं तो मेन कारण क्या है कि जल की कमी को दूर करने के लिए, बढ़ती मांग और तेजी से फैलते प्रदूषण की दृष्टि से, और स्थानीय और ऋतुस्राव की असमानता, यानी कि कहीं पर ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, तो इन सभी कारण हम लोग क्या करना चाहिए? जल को संरक्षित करना चाहिए, जल को बचाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? घ जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि वह क्षेत्र जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रभावित होता है क्या कहलाता है? वह क्षेत्र जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रभावित होता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? तो 15 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ क्या होगा? वर्षा जल संग्रह। क्या बोलेंगे? वर्षा जल संग्रह। अगला है 1999 से लेकर 2000 में कुल सिंचित क्षेत्र कितना प्रतिशत था? तो देखिए 16 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ कितना हो जाएगा? 7.84 करोड़। यानी कि 1999 से लेकर 2000 के बीच में जो कुल सिंचित क्षेत्र है, यानी कि जो सिंचाई वाला क्षेत्र है, वो 7.84 करोड़ है, याद रख लीजिएगा। हीराकुड बांध किस प्रदेश में है? तो हीराकुड बांध जो है आपका अगर देखिए 16 का क्या होगा? ग। 16 का आंसर क्या होगा आपका? ग क्या हो जाएगा? 8.47 करोड़। ठीक है, और वही पूछेगा कि हीराकुंड बांध कहां पे है? तो हीराकुंड बांध का बात की जाए तो ये उड़ीसा में है। कहां पे? सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए कुछ चलते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। देखिए ये 3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कि पूछेगा कि पुनः जल चक्र क्या है, या जल एक नवीकरण संसाधन क्यों है, या जल ही जीवन क्यों है। एक प्रश्न पूछेगा तो लिखना है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल एक नवीकरण संसाधन है जिसकी पुनः पूर्ति जल चक्र के माध्यम से धरातल पर हो जाती है। जल चक्र के बारे में आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। जल एक नवीकरण संसाधन और पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो है जल की उपस्थिति जो है मिलती है। संपूर्ण विश्व में भारत का क्षेत्रफल 2.4% है, जबकि यहाँ 17.6% लोग जो है निवास करते हैं। और याद रखिएगा कुल आबादी का 17.6% जो है निवास भारत में करते हैं। बात करें जल संसाधन का तो ये 4% भाग जो है भारत में जल पाया जाता है। पूरे विश्व में भारत जो है केवल 4% जल जो है देने का काम करता है। कई बार पूछा गया कि भारत में जल को कितने भाग में बांटते हैं, तो याद रखिएगा कि भारत में जल संसाधनों को 2 भाग में विभाजित किया जाता है। एक तो धरातल या सतही जल बोलते हैं, और दूसरा क्या होगा कि भूमि या भूमिगत जल। तो धरातल या सतही जल में जैसे नदी हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं? धरती के ऊपर में बहने वाले होते हैं, जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, झील, झरना हो गया। और भूमिगत जल जिसको हम लोग बोरिंग से, चापाकल से, कुआं से निकालते हैं, ये सारे हो गए भूमिगत जल। तो याद रखिएगा कि धरातलीय जल में क्या क्या आएगा? तो नदी, झील, तालाब एवं अन्य छोटे जलाशयों के रूप में मिलने वाले जल को क्या बोलेंगे? धरातलीय जल। वहीं आप देखिएगा धरातल जल का जो सबसे ज्यादा जो है उपयोग जो है हमको गंगा नदी देने का काम करता है, ये भी बात याद रखिएगा। और जो भूमजल स्तर संसाधन सर्वाधिक अगर पूर्ति कोई करता है, जो भूमिगत जल है, तो वो गंगा नदी करने का काम करता है, ये भी बात आप याद रखिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव पे बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जल संभार क्षेत्र से आप क्या समझते हो? तो क्या लिखना है कि जल संभार एक ऐसा क्षेत्र है जिसका पानी एक बिंदु की ओर प्रभावित होता है, यानी कि एक साइड जाके प्रभावित होगा, जो इसे मृदा और जल संरक्षण की आदर्श नियोजन इकाई बनाता है। तो यानी कि क्या करेगा कि एक ही ओर ये प्रभावित होगा, ऐसा नहीं कि चारों तरफ वो बह रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक ही ओर प्रभावित होगा, तो इसी को क्या बोलेंगे? जल संभार बोलेंगे। और ये जो संभार होता है वो मृदा का और जल संरक्षण का सबसे आदर्श जो है नियोजन या तरीका माना जाता है। अगला प्रश्न है यमुना नदी किन किन स्थानों पर सबसे अधिक प्रदूषित नहीं है? तो याद रखिएगा कि देखिए यहाँ पे प्रदूषित नदी है, यानी कि किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो है गंगा नदी का प्रदूषण हुआ है। तो दिल्ली और इटावा के बीच में गंगा नदी जो है, यमुना नदी जो है, वो सबसे अधिक प्रदूषित हुई है, ये बात याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है भारत की प्रमुख नदियों का नाम बताना है। तो याद रखिएगा भारत की प्रमुख नदी में गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना
और उत्तर भारत में बहने वाली जो भी नदी है जैसे गोदावरी, कृष्णा, जो कि हम लोगों ने देखा था, ये सारे जो है भारत की प्रमुख नदियां हैं। अब देखिए दो प्रकार की नदियां होती है, याद रखिएगा कि ऋतु के हिसाब से दो प्रकार की नदियां होती हैं। एक तो आपकी होती है ऋतुस्राव नदियां जो साल के कुछ ही महीने में, केवल वर्षा के महीने में आपको दिखेंगी, और एक होती है 12 मासी नदियां जो साल के 12 साल जो है भरने का काम करता है, जो कि हिम वाले क्षेत्रों से निकलता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला कि भारत के किस भाग में नहरों द्वारा सिंचाई अधिक, क्या है, भारत के किस भाग में नहरों द्वारा सिंचाई अधिक भाग पर की जाती है? तो ये आंसर क्या लिखना है कि उत्तर भारत के विशाल मैदानों में नहरों का एक जाल सा बिछा हुआ है, और यहां पे सबसे ज्यादा जो है पंजाब और राजस्थान में जो है सबसे ज्यादा जो है सिंचाई जो है नहरों के माध्यम से होता है। भारत के कौन सा भाग है? तो उत्तरी भाग है, यह भी बात याद रखिएगा। जल मानव के लिए अनिवार्य क्यों है? कई बार प्रश्न पूछा गया, तो लिखना क्या है, क्योंकि मानव के जीवन कि सभी क्रियाएं जल पर आधारित है, बिना जल से हम लोग सोच नहीं सकते हैं, तो इसीलिए जो है मानव के लिए जल जो है अति आवश्यक है। अलवणीय जल किसे बोलेंगे? तो अलवणीय जल प्राकृतिक जल है जिसमें लवण, खनिज इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। वर्षा का जल अलवणीय जल है, यानी कि जिसमें नमक का मात्रा नहीं पाएगा, जिसको मीठा जल भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से? याद रखिएगा कि जल के मुख्य रूप से 4 स्रोत का हम लोग वर्णन जानते हैं। एक तो पृष्ठीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। याद रखिएगा कि जल के मुख्य स्रोत 4 हैं, जिसमें आपका एक पृष्ठ जल जिसको सतही जल बोलते हैं, एक आपका भौम जल जो धरातल के अंदर में पाया जाता है, एक वायुमंडलीय जल जैसे बादल आपका हो गया, आपका वाष्प हो गया, और महासागरीय जल जिसको समुद्र में पाया जाता है। तो 4 प्रकार के जल जो के स्रोत हम लोग पाते हैं। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ जल कहां होते हैं? तो याद रखिएगा भूपृष्ठ जल जो है ताल तलैया में, जिसको हम लोग बोलते हैं नदी में, झरना में, नदियों में, सरिताओं में और जलाशयों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? याद रखिएगा कि भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा, और संसार में ब्रह्मपुत्र और गंगा जो है, गंगा 10 बड़ी नदियों में मानी जाती है। तो याद रखिएगा कि अगर भारत की सबसे बड़ी नदी बात किया जाए तो ये आपका क्या हो गया? गंगा। और पूरे विश्व में बात किया जाए तो ब्रह्मपुत्र, और अगर विश्व में अगर गंगा का स्थान का बात की जाए तो ये 10वां स्थान में आता है, यह भी बात आपको याद रखना है। जल के मुख्य उपयोग क्या है? कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो जल का मुख्य उपयोग पेयजल के रूप में होता है, और पेयजल के बाद अगर बात किया जाए तो सिंचाई के लिए, जल शक्ति के लिए, औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए इसका किया जाता है। तो सबसे पहले तो पीने के लिए करते हैं, उसके बाद दूसरा उपयोग सिंचाई के लिए करते हैं। जल शक्ति के रूप में, जैसे अगर मान लो कहीं पर बांध बना हुआ है तो वहां से हम लोग क्या करते हैं कि इसको जल विद्युत के रूप में, है ना, नौका परिवहन के रूप में, और औद्योगिक क्रियाकलापों में भी जो है जल का कई मात्रा में उपयोग होता है। भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या है? याद रखिएगा भारत में सिंचाई के 3 प्रमुख साधन हैं। एक तो नहर, कुआं, नलकूप और तालाब। भारत में 3 प्रकार के सिंचाई साधन प्रमुख साधन माने जाते हैं, जिसमें से नहरें, कुएं, नलकूप और तालाब जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न आता है कि वर्षा जल संग्रह करने के क्या लाभ हो सकते हैं? तो वर्षा जल संग्रह पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है। सबसे पहला काम कि ये पानी की उपलब्धता को बढ़ाएगा। भूमिगत जल स्तर को नीचे होने से रोकता है। अब जब जल की उपलब्धता को बढ़ाएगा तो भूमजल स्तर में जो कमी है उसको बढ़ाने का काम करेगा, और साथ ही साथ फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे संदूषक को कम करके भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है, जो कि हम लोगों ने देखा था कि तमिलनाडु में जितना जब भूमिगत जल है उससे कहीं ज्यादा जब जल की उपयोगिता बढ़ रही है, जिसके कारण वहां पे फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे जो संदूषक है या प्रदूषक है उसकी मात्रा जल में बढ़ रही है। तो जब वर्षा जल संग्रह करेंगे तो इसकी गुणवत्ता बनी रहेगी और मीठा पानी मिलता रहेगा। मृदा का जो अपरदन है और बाढ़ को जो है हम लोग रोक सकते हैं। तो ये सारे काम जो है आपके जल संग्रह से होता है। तो पहले क्या लिखिएगा कि हमारी जल की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को ऊपर करता है, फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे संदूषक को कम करता है, और मृदा अपरदन और बाढ़ से बचाने का हमको काम करता है। अगला क्या है कि जल संभार प्रबंधन से आप क्या समझते हो? तो क्या लिखना है? जल संभार प्रबंधन का तात्पर्य है कि धरातलीय और भूम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से, यानी कि जो भी हमारा धरातलीय जल है, यानी कि जो भी सरफेस पे पाया जाता है, और जो भूमिगत जल पाया जाता है, उन सबको एकदम कड़ाई से बचाना ही क्या कहलाता है? जल संभार प्रबंधन कहलाता है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों द्वारा भूम जल का संचयन और पुनर्भरण का करना, यही इसमें शामिल होता है कि जो भी हमारा बहता हुआ जल है उसको किसी भी विधि के द्वारा रोकना और रोककर उसे भूमिगत जल में समाहित कर देना, यही आपका है जो जल संभार का प्रबंधन कहलाता है। अगला प्रश्न क्या आपका कि हम कितने घन किमी धरातल
भारतीय जल का उपयोग कर पाते हैं, तो याद रखिएगा कि पूरे साल में देखा गया तो 4000 घन जो है वर्षा जल जो है आता है, जो कि बह जाता है, बह के नदी तालाब ताल में मिल जाता है। लेकिन केवल उपयोग का बात किया जाए तो 690 घन किमी यानी कि लगभग 32% ही जल का हम लोग उपयोग कर पाते हैं और बाकी जल जो है बह जाता है। अगला के जल संभार विकास का एक उदाहरण कहाँ मिलता है, तो महाराष्ट्र के अहमदाबाद नगर जिले में जो है हमका रालेगन जो सिद्धि नामक एक छोटा सा गांव है, यहाँ पूरे देश में जल संभार का विकास का उदाहरण है। सबसे ज्यादा जल संभार जो है महाराष्ट्र के अहमदनगर के जिले का रेलेगन में जो है सबसे ज्यादा जो है जल संभार। यह प्रश्न पूछा जाता है कि यह कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है। जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों का के बारे में बताना, तो कैसे लिखना है कि भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम हो रही है, यानी कि जितना मात्रा में जल चाहिए उस जल के मात्रा में कमी देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही उपलब्ध जल संसाधन और जो है ना औद्योगिक, कृषि, घरेलू प्रदूषकों से दूषित होता जा रहा है। और यह भी देखा गया है कि भारत में जो जल संसाधन है, जो भी औद्योगिकों के द्वारा निकले गए अवशिष्ट पदार्थ हैं, वो भी नदियों में, सरिताओं में बहा दिए जाते हैं। कृषि कार्य में जो भी हम लोग कीटनाशक का उपयोग करते हैं वो जल के माध्यम से बहता जा रहा है। और जो भी घरेलू प्रदूषक है, जो भी घरों में उपयोग किए गए जो कचरे हैं वो भी पानी में दिया जाता है, सरिताओं में बहा दिया जाता है नालियों के माध्यम से, तो ये प्रदूषण का कारण है। इस कारण उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता में क्या हो रहा है, दिन पर दिन जो है आपकी कमी आती जा रही है। प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि अलवणीय जल की महत्वता पर प्रकाश डालें, तो लिखना कैसे है कि अलवणीय जल एक आधारभूत प्राकृतिक संसाधन है। यह मानव, कृषिगत और औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। अगर आप देखा जाए तो ये एक आधारभूत प्राकृतिक संसाधन है और इसका सबसे बड़ा मेन काम जो है मानव ना, वो अपने कृषि कार्यों में और औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए करने का काम करते हैं। बांधों के पीछे बने जलाशयों से संग्रहित वर्षा जल की आपूर्ति गांवों और नगरों को की जाती है। और यह भी बात है कि जो भी बांध बनाए जाते हैं या जो भी जल संग्रह करने की विधि है, उसके द्वारा गांवों और नगरों को जो इसकी पूर्ति किया जाता है। विशाल नदियों से नहरें निकलकर शुष्क क्षेत्रों के अत्यंत उपजाऊ मैदानों में सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जाता है। एक तो गांवों और नहरों में क्या किया जाता है कि इस जल संग्रह के कारण पानी आता है, और जो भी अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं जहां पे पानी नहीं पहुंच पाता है, वर्षा नहीं होता है, वहां पे सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। और अन्य उपयोग में बात किया जाए तो जल विद्युत का उत्पादन करना और आंतरिक नौका परिवहन, ये सभी कार्य जो है हम लोग अनवरत जल के माध्यम से करते हैं। ये प्रश्न भी याद कर लीजिएगा कि जल के औद्योगिक उपयोग की विवेचना कीजिए। किस प्रकार से जल का औद्योगिक रूप से उपयोग होता है, तो कैसे लिखना है कि औद्योगिक क्षेत्र में जल का उपयोग महत्वपूर्ण है। औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त जल की आपूर्ति पहली आवश्यकता है, यानी कि अगर कोई भी उद्योग पकड़ लो, अगर उसकी उत्पादनता बढ़ानी है तो जल आपको देना पड़ेगा। द्वितीय सिंचाई उपयोग ने अपनी 1972 की रिपोर्ट में औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 50 अरब घन मीटर जल के प्रावधान की सिफारिश की थी। और ये 1972 में एक रिपोर्ट पेश किया गया था जिसमें 50 अरब घन मीटर जल का बात किया था। लेकिन एक नए आकलन के अनुसार सन 2000 में उद्योग को केवल 30 अरब घन जल की आवश्यकता थी, जिसके सन 1950 तक में बढ़ने की आशंका है। कि 1972 में 50 अरब जल का बात किया गया था और वही जो है 2000 में 30 अरब की आवश्यकता थी और 25 में बोला गया कि इसमें जो है बढ़ने की जो है आकांक्षा रखी गई है। तो बात करते हैं अगले कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि बंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। बंबई हाई जो है क्यों प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा यहाँ पे खनिज तेल का जो है मैं बोल सकता हूँ कि खनन किया जाता है, जिसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर क आपका क्या होगा, सही होगा। अलंकेश्वर तेल किस राज्य में स्थित है, तो जो अलंकेश्वर तेल है ना वो गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क आपका क्या होगा, सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, तो किस राज्य में, तो याद रखिएगा ये बात असम का है कि असम में डिगबोई जो है सबसे प्राचीनतम एक प्रकार के तेल खनन क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि असम में है। तो ऑप्शन नंबर क क्या होगा आपका, सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो
भारत का पहला परमाणु जो संयंत्र है वो क्या, तारापुर। कहाँ है, तारापुर, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन है, ऊर्जा का अनवीकरण संसाधन है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर गो तापीय ऊर्जा, यानी कि कोयला के माध्यम से, या हम लोग क्या करते हैं कि जो चिमनियों के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है वो अनवीकरण में आता है, क्योंकि आप मान लो कोयला है, एक बार आप जला दिए तो कोयला खत्म हो गया तो अनवीकरण में आएगा। लेकिन जल का बात करो, सौर का बात करो, पवन का बात करो तो यह नवीकरण ऊर्जा के संसाधन के अंतर्गत आता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो देखिए ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक परंपरागत और दूसरा क्या होता है, गैर परंपरागत। जो वर्तमान जो एकदम बहुत पहले से उपयोग कर रहे हैं वो आपका हो गया परंपरागत, और जो अभी जिसका उपयोग कर रहे हैं वो क्या हो गया, गैर परंपरागत, याद रखिएगा। तो दोनों में काफी अंतर है, तो एक बार अंतर मुझे बता देना, ठीक है ना। अंतर से भी कई बार प्रश्न पूछा है। तो देखिए 6 का आंसर क्या होगा, गैर परंपरागत बात क्या है, तो देखिएगा हम लोग सौर ऊर्जा है ना, उसके बाद आप बोलते हैं परमाणु ऊर्जा है ना, तो ये सारे जो है आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। लेकिन कोयला, खनिज और जल विद्युत जो आते हैं वो आपका परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा अगर खनिज तेल का भंडार है तो सऊदी अरब में है, याद रखिएगा। मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। तो मैग्नीज का अगर सबसे बड़ा भंडार का बात किया जाए तो यह मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। झारखंड में क्या पाया जाता है, तो झारखंड में अबरक का उत्पादन होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। फिर से प्रश्न रिपीट किया गया कि अलंकेश्वर क्षेत्र कहाँ है, तो ये तो आपका याद रखिएगा गुजरात में, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न कितना अच्छा है कि हजरिया विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर गुजरी है। तो देखिएगा 10 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर को क्या हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। देखिएगा हम लोग ऐसा ना 3 प्रकार के परिवहन का बात करते हैं, एक तो जल परिवहन है, एक तो आपका स्थल परिवहन है, और एक क्या होता है वायु परिवहन, और एक नया परिवहन निकला है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइपलाइन परिवहन। तो जो सबसे पहला पाइपलाइन परिवहन है ना वो शुरू कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के किन क्षेत्रों में, तो हजेरिया, विजयपुर और जगदीशपुर में जो है इसका शुरुआत हुआ था, रखिएगा। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ स्थित है, बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो 11 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर को कर्नाटक में स्थित है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो रावत भाटा परमाणु संयंत्र जो है आपका राजस्थान में है, याद रख लीजिएगा। कहां पे, आपका राजस्थान में। चलिए बात करते आगे। क्या आपका कि झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो झरिया कोयला क्षेत्र जो है आपका वो झारखंड में। कहां पे, झारखंड में। रानीगंज कहां पे, पश्चिम बंगाल में, याद रख लीजिएगा। क्या आपका नोवामुंडी लौह अयस्क खान किस क्षेत्र में स्थित है। तो जो नोवामुंडी का बात किया जाए ये भी आपका झारखंड में, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि तारापुर नाभिक ऊर्जा संयंत्र कहां है। तो तारापुर जो है आपका महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो उत्पादक राज्य है, तो याद रखिएगा ये भी आपका कोई नहीं, केवल और केवल झारखंड, याद रख लीजिएगा। आपका क्या आपका केगा नाभिक ऊर्जा केंद्र कहां अवस्थित है। तो केगा नाभिक ऊर्जा संयंत्र जो है आपका वो कर्नाटक में स्थित, याद रखिएगा। हीराकुंड किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड जो है आपका वो आपका उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर को आपका क्या होगा, सही होगा। अगला है काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र भारत के किस राज्य में है। तो 19 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर को गुजरात में। काकरापारा कहां है, आपका गुजरात में। अगला प्रश्न है कि आपका निम्नलिखित में कौन लोह युक्त खनिज है। लोह युक्त खनिज का बात किया जा रहा है तो को होगा निकिल जो होगा लोह युक्त खनिज है। आपका क्या है, नरोरा नाभिक ऊर्जा संयंत्र कहां पे है। तो नरोरा नाभिक संयंत्र जो है आपका वो उत्तर प्रदेश में, याद रख लीजिएगा। अगला है कि खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, याद रख लीजिएगा। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है आपका वो कर्नाटक में फेमस है, याद रख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका कि कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो कोडरमा जो है वो अबरक के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपका झारखंड में है ना, याद रख लीजिएगा। उद्योग की जननी किस खनिज को कहा गया। तो उद्योग की जननी जो है वो लोह अयस्क को कहा गया। ये सारे 25 प्रश्न जो अभी मैंने करवाए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चलते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि खनिज क्या है। तो कैसे लिखना है कि खनिज पदार्थों का एक निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुण होता है तथा ये कार्बनिक और अकार्बनिक उत्पत्ति के प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। तो याद रखिएगा कि सिंपल लिखना है कि खनिज पदार्थों का एक निश्चित रासायनिक या भौतिक गुण होता है जिसमें कार्बनिक या अकार्बनिक दोनों रूप से जो है प्रकृति में पाया जाता है। याद रखिएगा भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज जो है ना आपका पूरा जीवी काल या आपका
पेलाइजाइक युग के चट्टानों में जो है पाया जाता है, इसको याद रखिए। अगर पूछा जाए कि भारत में खनिज मुख्यतः कितने पट्टियों में आपका विस्तृत है या संकीर्णित है, तो याद रखिएगा 3 क्षेत्रों में संकीर्णित है, जिसमें उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिणी पश्चिमी पठार और उत्तरी पश्चिमी पठार में जो सबसे ज्यादा खनिज आपका पाया जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। एक पॉइंट यह भी याद रखिएगा कि परमाणु ऊर्जा के लिए कच्चे माल के रूप में यूरेनियम और थोरियम का उपयोग जो है भारत में पाया जाता है। भारत में 6 परमाणु शक्ति केंद्र है, याद रखिएगा। सतत पोषणीय विकास के लिए खनिज संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो भारत में 6 परमाणु आपका शक्ति केंद्र है और सतत विकास के लिए संसाधनों का जो है आपका जो है उपयोग जरूरी है। अगला क्या है कि अगला याद रख लीजिएगा, जो कि यहां पे देखिएगा कि ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला, गैस, प्राकृतिक तेल के संरक्षण के साथ साथ गैर परंपरागत संसाधनों का विकास भी आवश्यक है। और गैर परंपरागत में आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव ऊर्जा जो है आपका इसके अंतर्गत शामिल है। अब थोड़ा इसको याद कर लेते हैं कि भाई कौन सा खनिज कहां पाया जाता है और उसका उपयोग कैसा है। तो देखिए, जैसे आपका लौह अयस्क है तो सभी उद्योग के लिए यह उपयोग है, कोई भी उद्योग आप पकड़ लो। अगर प्रमुख क्षेत्र का बात किया जाए तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आपका पाया जाता है। मैग्नीज बात किया जाए तो इसका उपयोग मिश्रित धातु बनाने में सहायक होता है। लोहा धातु के गलन भट्टी में भी जो है इसका मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है और ये जो है उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में आपका पाया जाता है। वहीं बॉक्साइट का बात किया जाए तो इसका उपयोग जो है अल्युमिनियम उद्योग में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है बॉक्साइट का। अब ये पाया कहां जाता है तो उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में जो है बॉक्साइट पाया जाएगा। वहीं बात क्या है तांबा का, तो ये विद्युत संबंधी कार्यों में है ना, विद्युत संबंधी कार्यों में तांबे का तार बनाया जाता है ना, और सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। माइका या अभ्रक का बात किया जाए तो ये विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी सामानों को बनाने में प्रयोग किया जाता है, जो कि झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में इसका जो है खनन सबसे अधिक होता है। अभी मैंने बोला था खनिज को परिभाषा दीजिए, तो क्या लिखना है, खनिज वो प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें निश्चित रासायनिक व भौतिक गुण होता है। इसकी उत्पत्ति का आधार अजैविक, कार्बनिक या अकार्बनिक जो है आपके हो सकते हैं, याद रख लीजिएगा। लौह अयस्क के कौन से 2 मुख्य प्रकार भारत में पाए जाते हैं, तो एक तो हेमेटाइट और दूसरे क्या पाया जाता है, मैग्नेटाइट। आपके 2 प्रकार भारत में पाए जाते हैं। खनिज की गुणवत्ता एवं मात्रा के बीच कैसा संबंध पाया जाता है, तो खनिजों की गुणवत्ता एवं मात्रा के बीच में प्रतिलोमी संबंध जो है आपका पाया जाता है, याद कर लीजिएगा। प्रतिलोमी क्या है मुझे नहीं पता, मैं क्लियर आपको बता दूं। अगला प्रश्न है कि रासायनिक तथा भौतिक विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण, तो याद रखिएगा कि रासायनिक तत्वों की विशेषता के आधार पर खनिजों को 2 भाग में बांटते हैं। एक तो आपका धात्विक खनिज और दूसरा क्या होता है आपका अधात्विक खनिज, याद रखिएगा। रासायनिक और भौतिक के आधार पर हम लोग धात्विक और अधात्विक में बांटने का हम लोग काम करते हैं। अगला प्रश्न है कि देश में सर्वाधिक खनिज तेल का भंडार कहां है, तो देश का अधिकांश खनिज तेल जो है असम में, गुजरात में, बंबई हाई में और अपतटीय क्षेत्र जैसे अरब सागर की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। लौह धात्विक खनिज किसे बोलेंगे, तो वैसे खनिज जिसमें लौह अंश मौजूद होता है लौह धात्विक खनिज कहलाता है, जैसे लोहा और मैग्नीशियम जो है, मैग्नीज जो है, इसके उदाहरण आते हैं। अगला प्रश्न क्या आपका कि 2 जीवाश्म ईंधन के नाम लिखना है, तो कोयला, पेट्रोलियम है ना, ये सभी जो है आपके 2 जीवाश्म ईंधन है। अब जीवाश्म ईंधन जो होते हैं ना उसकी उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों से होती है, याद रख लीजिएगा, उसमें कार्बन पाया जाता है। लौह खनिज के 2 धर्म बताना, तो लौह खनिज में आपका लोहा और मैग्नीज आ जाएगा। ONGC का विस्तृत रूप क्या होता है, तो तेल एवं प्राकृतिक गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा, जो कई बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। इसका स्थापना कब हुआ था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में खनिज संपन्न क्षेत्र के अंतर्गत किसे सम्मिलित कर सकते हैं, तो याद रखिएगा कि भारत में खनिज संपन्न क्षेत्र के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठारी भाग को ले सकते हैं, जो कि हम लोग देखा था कि 3 क्षेत्र में आता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक कोयला के सिंचित भंडार कहां है, तो याद रखिएगा कि भारत में लगभग 97% कोयला जो है वो दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी घाटी में पाया जाता है। कहां का, दामोदर, सोन, महानदी तथा गोदावरी घाटी में पाया जाता है।
अगला प्रश्न है भारत के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य के नाम बताना है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक भारत के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। अगला क्या है कि झारखंड राज्य में लौह अयस्क मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है। तो झारखंड के पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले में नोवामुंडी तथा गोवा के खानों में लौह अयस्क जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये बात याद रख लीजिएगा। भारत में मैग्नीज का निक्षेप मुख्य रूप से किस क्रम की चट्टानों में होता है। तो याद रखिएगा धारवाड़ क्रम के चट्टानों में जो है आपका लौह अयस्क जो है मैग्नीज जो है आपका पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र गोंडवाना कोयला क्षेत्र है। यह क्षेत्र किस नदी की घाटी में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र तथा इस क्षेत्र के सबसे बड़े कोयला क्षेत्र का क्या नाम है। सिंपल सा बात है, याद रखिएगा जो गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है वो दामोदर नदी घाटी में स्थित है। और अगर बात किया जाए इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कोयला अगर उत्पादक कोई क्षेत्र है गोंडवाना का तो क्या है आपका झरिया, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि कूपों से निकाला गया खनिज तेल सीधे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, क्यों। सिंपल सा प्रश्न है। तो आंसर है कि कूपों से निकाला गया खनिज तेल अपरिष्कृत तथा अनेक अशुद्धियों से परिपूर्ण होते हैं, उसमें बहुत प्रकार के अशुद्धि पाए जाते हैं जिसके कारण उसको सीधा निकाल के उपयोग नहीं कर सकते, उसको बहुत तरह के प्रोसेस के बाद ही उसको उपयोग में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के उत्तरी पश्चिमी प्रदेश की खनिज पट्टी किन खनिजों के लिए आपका प्रसिद्ध है। तो भारत की जो पश्चिमी प्रदेश का जो खनिज पट्टी है, ये उत्तरी पश्चिमी जो आपका खनिज पट्टी है वो तांबा, जिंक, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, इसके लिए आपका क्या है प्रसिद्ध है। गेल से कई बार प्रश्न पूछा गया जिसको बोलते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो पूछेगा गेल की स्थापना क्यों किया गया था। तो गेल की स्थापना प्राकृतिक गैसों के परिवहन एवं विपणन के लिए किया गया था और गेल का जो विस्तृत रूप है क्या है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, याद रख लीजिएगा। एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है। तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए बॉक्साइड एल्युमिनियम उद्योग का जो है कच्चा माल है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में क्या प्रश्न है आपका, भारत में कोयला निक्षेप मुख्यतः किन सेल क्रमों में पाया जाता है। तो दो आपका है ना कि दो सेल है, एक तो आपका गोंडवाना, दूसरा क्या आपका टर्सरी। दो सेल है गोंडवाना टर्सरी, और सबसे जो गोंडवाना जो होगा दामोदर घाटी में सबसे ज्यादा आपका जो है झरिया में, और सबसे पुराना यदि कोई है तो आपका गोंडवाना वाला है जो है कोयला युगीन है। भारत में कोयला का निक्षेप किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो यह गोंडवाना क्रम की चट्टान में जो है भारत का पाया जाता है। भारत में पाए जाने वाले कोयला के दो प्रमुख प्रकार बताना है। तो एक तो एंथ्रासाइड और दूसरा क्या आपका बिटुमिनस, याद रख लीजिएगा। सबसे उच्चतम कोयला आपका एंथ्रासाइड है, याद रख लीजिएगा। झारखंड के प्रमुख कोयला क्षेत्रों के नाम है झरिया, गिरिडीह, बोकारो और क्या आपका कर्णपुरा जो है आपका सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। पेट्रोलियम शब्द का क्या अर्थ है। तो कैसा लिखना है कि पेट्रोलियम लैटिन भाषा के दो शब्द पेट्रा तथा ओलियम से मिलकर बना है जिसका अर्थ चट्टानी तेल होता है। सिंपल सी बात आप याद रख लेना, एक तो क्या होता है पेट्रा, दूसरा क्या होता है ओलियम। तो पेट्रा और ओलियम का मतलब क्या होता है, पेट्रा माने चट्टान और ओलियम माने तेल, तो क्या होगा पेट्रोलियम, याद रख लीजिएगा। भारत में पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाले दो परमाणु खनिज के नाम बताना है। तो यूरियम और थोरियम जो है दो परमाणु खनिज भारत में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। एक प्रश्न पूछा गया है कि खनिज का संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है। तो खनिज पदार्थ समाप्त संसाधन है, इनकी जो है ना समापन संसाधन है, ये जो है समाप्त होते हैं, अर्थात कुछ समय के बाद ये समाप्त हो जाते हैं और इनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं हो पाता क्योंकि इनको बनने में लाखों और करोड़ों वर्ष का समय लगता है। खनिजों को पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता क्योंकि खनिजों का निर्माण दीर्घकालीन प्रक्रिया से होता है, अतः इनका समुचित संरक्षण और प्रबंधन बड़ा आवश्यक है। भाई सिंपल सी बात है कि कोयला एक बार जला दिया तो वो खत्म, अब फिर वही कोयला को बनने में उतना मात्रा कोयला बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है, तो इसलिए सोच बूझ के करना चाहिए। प्रश्न ये भी पूछा गया कि तांबे के दो लाभ बताना है। भारत के 4 प्रमुख तांबे क्षेत्रों का उल्लेख करना है। तो लाभ का बात की तो देखिएगा बिजली की मोटर जो है आपका ट्रांसफार्मर, जनरेटर आदि के बनाने तथा विद्युत उद्योग के लिए तांबा जो है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह एक आघात वर्धनीय तथा तन्य धातु के अंतर्गत आता है और आभूषणों को मजबूती प्रदान करने के लिए इसे सोने में मिलाया जाता है। और खनन क्षेत्र का बात किया जाए तो झारखंड का सिंहभूम जिला, मध्य प्रदेश का बालाघाट, कर्नाटक में
में चित्तौड़ दुर्ग, और राजस्थान में जो है आपका झुंझुनू और अलवार का खेतड़ी जो है तांबा उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। इसको याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीज के 2 लाभ बताओ तथा 4 उत्पादक राज्य के नाम बताना है। तो लौह अयस्क के प्रगलन के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल का उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग लौह मिश्र धातु तथा विनिर्माण में भी किया जाता है, और इसका जो सबसे प्रमुख उत्पादन क्षेत्र में उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और झारखंड जो है आपका आता है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि विशेषताओं के आधार पर ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत में अंतर बताना। तो ऐसे आपको लिखना है, एक तरफ आपको ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और दूसरा आपका गैर परंपरागत। तो लिखना कैसे है कि जैसे परंपरागत में लिखोगे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा नाभिक की ऊर्जा जो है आपका परंपरागत होता है, और गैर परंपरागत में आपका क्या हो गया, सौर, पवन, जल और तापीय ऊर्जा जो असमापित, जिसको हम लोग समाप्त नहीं कर सकते हैं। अब परंपरागत में लिखना है कि इन संसाधनों का वितरण बहुत आसान है, ये बहुत आसानी से आपको क्या जाता है, मिल सकता है, और इनका जो है वितरण का बात किया जाए तो ये अपेक्षाकृत अधिक समान रूप से वितरित है, लेकिन कहीं कहीं मात्रा में आपको ज्यादा मिलेगा, बाकी जो है नहीं मिलने वाला है। अगला, ये साधन पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, अर्थात पर्यावरण प्रदूषण जो है इसका होता है। और गैर परंपरागत ऊर्जा में बात की जाए तो ये स्वच्छ साधन है और पर्यावरण के हितैषी है, यह पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान आपको नहीं पहुंचाता है। प्रश्न याद कर सकते हो कि भारत में पाए जाने वाले खनिजों की 3 विशेषता बताना है। तो भारत में पाए जाने वाले खनिजों का 3 विशेषता, पहला का है खनिज असमान रूप से वितरित होते हैं, सब जगह सभी खनिज जो है आपके नहीं मिलते। सबसे पहला बात कि असमान रूप से वितरित है, और सभी खनिज एक जगह ऐसा संभव नहीं है। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। खनिजों की गुणवत्ता व मात्रा में प्रतिलोपी संबंध पाया जाता है, यानी कि जहां पे खनिज की गुणवत्ता अधिक है वहां पे कम खनिज, और जहां पे खनिज की गुणवत्ता कम है वहां पे ज्यादा मात्रा में खनिज पाया जा रहा है। तो ये आपका एक प्रतिलोपीय उल्टा संबंध दिखा दे रहा है। सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, सभी खनिज समाप्त हो जाते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में लंबे समय लगता है, और आवश्यकता के समय इनका तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता। यह भी इसकी क्या एक मुख्य विशेषता के अंतर्गत आता है। देखिए, ये प्रश्न को केवल याद कर लीजिएगा कि प्रश्न पूछेगा कि पवन ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी दें, अथवा पवन ऊर्जा के रूपण, प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असमान पे क्या होगा। तो इसको थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि ये प्रश्न आता है पवन ऊर्जा के बारे में, मुझे पता है कि आप अच्छे खासे इसमें आंसर लिख दोगे। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर खनिजों को दो वर्गों में वर्गीकृत कीजिए तथा भारत के प्रमुख खनिज पेटियों के आपको नाम लिखना है। तो देखिए, 2 प्रकार के, एक तो पहले देखते हैं आपका कि कौन नंबर में धात्विक खनिज। तो लौह अयस्क, तांबा, सोना, मैग्नीज और बॉक्साइट जो है आपका धात्विक खनिज आता है, और धात्विक खनिज अधिकांशतः जिसमें धातु पाया जाता है, और साथ ही साथ इसका एक और गुण है कि ये विद्युत का और ताप का क्या होता है, आपका सुचालक होता है। ये बात याद रख लीजिएगा। अगर बात किया जाए कि अधात्विक खनिज का, तो ये खनिज 2 प्रकार के होते हैं। इसमें कुछ इसमें कुछ खनिज होते हैं, और कुछ जो होता है वो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, जिन्हें खनिज ईंधन भी कहा जाता है, और कोयला और पेट्रोलियम जो होता है आपका अन्य अकार्बनिक उत्पत्ति के खनिज होते हैं, जैसे अब्रक, चूना पत्थर और ग्रेफाइट जो होते हैं, ये सारे आपके अकार्बनिक उत्पत्ति के खनिज होते हैं। और इनका जो है ना कि कुचालक कार्बनिक में आपका कोयला, पेट्रोलियम आएगा, और अकार्बनिक में जो आपका आएगा वो अब्रक और चूना आएगा। यहीं पे ग्रेफाइट देखो, वो आपका क्या विद्युत का सुचालक होता है, तो ये अंतर होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। और वही खनिज पेटियों का बात किया, जो कि मैंने पहले बताया, उत्तरी पूर्वी पठारी पट्टी, दक्षिणी पश्चिमी पठारी पट्टी, और उत्तरी जो है पश्चिमी पठारी, इसका जो होगा आंसर होगा। अंतिम प्रश्न में बात करेंगे, भारत में अपरंपरागत ऊर्जा के 5 स्रोतों के नाम बताइए, और प्रत्येक स्रोत का एक संभावित क्षेत्र बताना है। तो देखिए, 5 का बात करें तो पहला आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, भूतापी और जैव ऊर्जा है। ठीक है, और संभावित क्षेत्र का बात करें तो पहला समझिएगा कि सौर ऊर्जा भारत के पश्चिमी भागों, गुजरात व राजस्थान में और ऊर्जा के विकास की अधिक संभावना है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा भारत के पश्चिमी भागों में पाया जाएगा, जैसे गुजरात में, राजस्थान में। तो ये सारे क्षेत्र में जो है ना, एक तो सूरज की किरण सबसे तिरछी पड़ती है, और दूसरा यहाँ पे कृषि योग वन क्षेत्र बड़ा कम पाया जाता है, तो इन क्षेत्रों में उपयोग है। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थिति है, क्योंकि ये सारे जो है वो समुद्र के किनारे, और समुद्र के किनारे जो है ना 12 महीना आपको लगातार जो है आपको हवा चलते हुए दिखेगा। तो इन सारे क्षेत्रों में हम लोग जो है पवन ऊर्जा स्थापित कर सकते हैं। ज्वार ऊर्जा जो है
भारत के पश्चिमी तट के साथ ज्वार ऊर्जा का विकास होना संभव है। जो भी पश्चिमी तट है यहाँ पे हम लोग ज्वार ऊर्जा का उत्पन्न कर सकते हैं। भूतापी ऊर्जा के लिए हिमालय प्रदेश में विकसित होने वाला व्यापक संभावना है कि भूतापी ऊर्जा जो हिमालय प्रदेशों में पाया जाएगा। और जैव ऊर्जा क्षेत्रों में बात किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जैव ऊर्जा विकसित होने की व्यापक संभावना है। इसको याद कर लीजिएगा, यहीं से आपका प्रश्न आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक काम करना है, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे आप ज्वाइन जरूर हो जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।